डीएनए मित्रों, विश्लेषण की शुरुआत आज हम जिस बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं वो आपसे भी जुड़ी हुई है और हमसे भी जुड़ी हुई है। वो देश से भी जुड़ी हुई है और पूरी दुनिया से भी जुड़ी हुई है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के एक थिंक टैंक ने दावा किया है कि नए साल में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा। डीएनए मित्रों, नए साल के आने में अब कुछ ही घंटे रह गए हैं और इस वक्त जो हालात दिख रहे हैं उससे लग रहा है नए साल पर एक दो नहीं 7 जंग का खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है। यह भी हो सकता है कि जब आप अपने परिवार और दोस्तों को नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हों तभी दुनिया के किसी कोने में एक नया युद्ध शुरू हो जाए। डीएनए मित्रों, ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि इस साल यानी 2025 में कई ऐसी चिंगारियां सुलग रही हैं जो आने वाले साल में ज्वालामुखी बनकर फटने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2026 में पूरी दुनिया में 7 युद्ध लड़े जाएंगे। सोचिए, एक तरफ जो जंग पहले से जारी है वो तो रुक नहीं रही और अब नई जंग नए सिरे से दस्तक दे रही है। माना जा रहा है साल 2026 में चीन और ताइवान के बीच भीषण युद्ध की शुरुआत होगी। 4 साल से चला आ रहा रूस यूक्रेन युद्ध और तेज होने वाला है। अपने सबसे वो अब चरम पर होगा। ट्रंप जिस तरह वेनेजुएला पर आक्रामक हैं, उससे भी ये लग रहा है कि जंग कभी भी वहां पर छिड़ सकती है। यमन में सऊदी अरब के हमले के बाद यूएई और सऊदी के बीच जंग के आसार तेज हो गए हैं। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान वॉर की भी अब आशंका जताई जा रही है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भी न्यू ईयर गोला बारूद के साथ ही मनाया जाएगा, ये भी तय है। माना जा रहा है कि सोमाली लैंड के बीच पर मुस्लिम देशों और इजराइल के बीच किसी भी समय संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। और इसके अलावा जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, भारत और पाकिस्तान में भी युद्ध की आशंका जताई जा रही है। इसका विश्लेषण भी हम आगे करेंगे। डीएनए मित्रों, कल्पना कीजिए, एशिया से यूरोप तक, मध्य पूर्व से लैटिन अमेरिका तक हर कोना युद्ध की आग में झुलस रहा होगा। एक साथ 7 युद्ध चल रहे होंगे। इसीलिए यह सवाल उठ रहा है, क्या नया साल दुनिया के लिए महायुद्ध का साल साबित होगा? क्या शांति के नाम पर सिर्फ झूठे वादे हो रहे हैं जबकि हथियारों की आवाजें और ज्यादा तेज हो रही हैं? आज हम गहराई से उन घटनाओं और कारणों का विश्लेषण करेंगे जो महायुद्ध को अपरिहार्य बना रहे हैं। डीएनए मित्रों, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि नए साल पर भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव की आशंका क्यों जताई जा रही है। अमेरिका के बड़े थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी CFR ने चेतावनी दी है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हो सकता है। CFR की रिपोर्ट में जंग की वजह भी बताई गई है। दावा किया गया है कि दोनों देशों के बीच टकराव की वजह कश्मीर में आतंकी गतिविधियां होंगी, यानी पहलगाम जैसा आतंकी हमला हो सकता है और उसके बाद जंग छिड़ सकती है। डीएनए मित्रों, इस रिपोर्ट में दोनों देशों की युद्धक तैयारियों को भी आधार बनाया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए संघर्ष विराम के बाद दोनों देशों ने हथियारों की खरीद तेज कर दी है। भारत में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने हाल ही में 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है, जिसमें ड्रोन, एयर टू एयर मिसाइल और गाइडेड बम शामिल हैं। उधर पाकिस्तान ने भी तुर्की और चीन से नए ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर दी है ताकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आई कमजोरियों को दूर किया जा सके। हालांकि दुनिया जानती है कि अगर एक बार फिर टकराव की स्थिति आई तो अंजाम वही होगा जो मई के महीने में हुआ था। डीएनए मित्रों, साल 2026 में जंग की सबसे तेज चिंगारी इस वक्त ताइवान से उठ रही है। बीते 3 दिनों से ताइवान के इर्द गिर्द चीन जिस तरीके की घेरेबंदी कर रहा है उसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही चीन की सेना ड्रिल की आड़ में ताइवान पर हमला कर सकती है। चीन की मिलिट्री ड्रिल से जंग की चिंगारी क्यों उठ रही है, सबसे पहले उसे विस्तार से समझने की जरूरत है। 28 दिसंबर 2025 को चीन ने जस्टिस मिशन 2025 नाम से अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल्स शुरू की। ये ड्रिल्स ताइवान के चारों ओर हो रही हैं, जिसमें नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और रॉकेट फोर्स शामिल है। लाइव फायर एक्सरसाइज, रॉकेट लॉन्च, सब कुछ एक साथ हो रहे हैं। इस मिलिट्री ड्रिल के तहत चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के प्रमुख बंदरगाहों को घेरने की प्रैक्टिस की। चीन कैसे ताइवान पर अपनी घेराबंदी को कसता जा रहा है उसे हमारे अब वीडियो विश्लेषण के जरिए समझिए। आसमान में एक साथ सैकड़ों फाइटर जेट्स एक्शन मोड में, समंदर में वॉरशिप से दनादन गोले चल रहे हैं।
लगातार 3 दिनों से चीनी मिसाइलों की गर्जना गूंज रही है और सुसाइड ड्रोन से सटीक टारगेट को हिट करने की तैयारी। कहने को तो ये ड्रैगन का जस्टिस मिशन 2025 मिलिट्री ड्रिल है, लेकिन ताइवान के चारों ओर फैली मौत की मशीनें बता रही हैं कि ड्रैगन ताइवान को निगलने के मिशन पर निकल चुका है। 130 से ज्यादा फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स आसमान में गरज रहे हैं। 14 नेवल शिप और डिस्ट्रॉयर पानी में ब्लॉकेट बना रहे हैं। 28 से ज्यादा वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं। लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और मिसाइलों की बारिश हो रही है। चीन ने अपनी इस मिलिट्री मूवमेंट से सिर्फ ताइवान को ही मैसेज नहीं दिया है, बल्कि अमेरिका और जापान को भी चेतावनी दी है कि वो ताइवान तक कोई भी बाहरी मदद न पहुंचाए, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को $11 बिलियन के हथियार भेजने का ऐलान किया है। साथ ही जापान ने भी ताइवान को समर्थन देने की बात की। चीन कह रहा है कि ये एक्सटर्नल फोर्सेस के खिलाफ चेतावनी है, लेकिन चीन ने जो किया है उसे मिलिट्री लॉकडाउन कहा जा रहा है और मिलिट्री लॉकडाउन का ये फॉर्मेशन ताइवान के ऊपर हमले का अलार्म है। डीएनए मित्रों, चीन और ताइवान के बीच किसी संभावित जंग को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी चेतावनी दे रहे हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी CFR की सबसे हालिया रिपोर्ट में चीन और ताइवान के बीच संघर्ष की आशंका को प्रमुखता से जगह दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 में ताइवान स्ट्रेट में जंग छिड़ने की संभावना 50% है। यह संकट चीन की बढ़ते सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक दबाव की वजह से उत्पन्न हो सकता है, जिसमें क्षेत्रीय देश और अमेरिका भी शामिल हो सकते हैं। डीएनए मित्रों, एक प्रसिद्ध कथन है, जो व्यक्ति सबसे आक्रामक है अगर वही सहिष्णुता दिखाए तो फिर क्या कहा जाए। मित्रों, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चीन से टकराने के लिए ताइवान को $11 बिलियन के हथियार भेज रहे हैं, दूसरी तरफ वो रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन को रूस की शर्तें मानकर हथियार डालने की बात कर रहे हैं, लेकिन युद्ध विराम करवाने का ट्रंप का एक और प्रयास फेल होता दिखाई दे रहा है। डीएनए मित्रों, साल 2025 के अंत होते होते यूक्रेन ने ऐसा कदम उठा लिया जिससे साल 2026 की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार और बेहद खतरनाक होने वाली। बीती रात यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमला किया। एक साथ 91 आत्मघाती ड्रोन्स दागे गए, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि यह ड्रोन अटैक पुतिन के आधिकारिक आवास पर किया गया। यानी ज़ेलेंस्की ने पुतिन को बीती रात मौत की नींद सुनाने की कोशिश की थी। इस हमले के बाद रूस की तरफ से पहला रिएक्शन क्या आया, आपको यह भी ध्यान से सुनना चाहिए। 28-29 दिसंबर 2025 की रात को यूक्रेन ने नोवगोरोड क्षेत्र में रूसी राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर 91 लंबी दूरी के हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल कर एक आतंकवादी हमला किया। सभी ड्रोन को रूसी सशस्त्र बलों के एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। ऐसी लापरवाह कार्रवाइयों का जवाब जरूर दिया जाएगा। जवाबी हमलों के लिए जगहों और रूसी सेना द्वारा उन्हें अंजाम देने के समय का पता लगा लिया गया है। डीएनए मित्रों, रूस ने साफ कर दिया कि इस बार का वार जो है वो पलटवार जरूर होगा और जोरदार होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या अब रूसी मिसाइलों का सीधा टारगेट ज़ेलेंस्की होंगे? क्या यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों की बारिश होने वाली है? क्या नए साल की शुरुआत यूक्रेन की तबाही से होगी, ऐसी तबाही जो यूक्रेन वॉर में अब तक नहीं दिखाई दी? यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति के घर पर ड्रोन हमला कर कितनी बड़ी भूल की, इसका अंदाजा दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की कोशिश में लगे ट्रंप को भी है। यही वजह है कि वो इस हमले को ज़ेलेंस्की की बहुत बड़ी गलती बता रहे हैं। अगर ट्रंप कह रहे हैं ये अच्छा नहीं हुआ, तो समझ लीजिए कि मामला बेहद संगीन हो गया है। अंदाजा तो यहां तक लगाया जा रहा है कि 2026 में रूस का जवाबी हमला यूक्रेन के यूरोपीय मित्रों को अपनी जद में ले आएगा और स्थिति ये हो जाएगी कि इस युद्ध में ना चाहते हुए भी नेटो को शामिल होना पड़ जाएगा। डीएनए मित्रों, दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां शांति की बातें सिर्फ मुखौटा है, युद्ध विराम सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि साल 2025 में वैश्विक संघर्षों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हुई है और आने वाला साल तो महायुद्ध का साल कहा जा रहा है। लेकिन एक धागा है जो इन्हें जोड़ता है, महाशक्तियों की महत्वाकांक्षा, पुरानी दुश्मनियां और संसाधनों की लूट। 2026 के अगले महायुद्ध की कड़ियां भी इसी से जुड़ती हैं।
डीएनए मित्रों, जो ट्रंप युद्ध विराम का क्रेडिट लेने के लिए कतार में सबसे आगे खड़े होते हैं, वो खुद एक फ्रंट पर हमलावर हैं। 2026 में एक जंग खुद ट्रंप शुरू करने वाले हैं और इसमें उनके खिलाफ खड़े हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। डीएनए मित्रों, वैसे तो अगस्त के महीने से ही अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संघर्ष जारी है। अमेरिका वेनेजुएला के कई समुद्री जहाजों पर अटैक कर चुका है, लेकिन यह पहली बार है जब अमेरिका ने वेनेजुएला की जमीन पर हमला किया है। पहली बार अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने वेनेजुएला के तटीय इलाके में एक बंदरगाह पर ड्रोन स्ट्राइक की। यह पहला ज्ञात अमेरिकी हमला है जो वेनेजुएला की जमीन पर सीधे किया गया। डीएनए मित्रों, अमेरिका के हमलों और सैन्य तैनाती को वेनेजुएला ने भी एक्ट ऑफ वॉर करार दे दिया है और वेनेजुएला भी अमेरिका के किसी सीधे हमले का पलटवार करने के लिए अब तैयार है। लेकिन अगर यह स्थिति पैदा होती है तो लैटिन अमेरिका एक महायुद्ध का साक्षी बनेगा, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ इस लड़ाई में मादुरो अकेले नहीं है। मादुरो को रूस, चीन और ईरान का समर्थन हासिल है। डीएनए मित्रों, चौतरफा जंग की ये चिंगारियां अगर नहीं बुझी तो 2026 में होने वाले छोटे छोटे युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकते हैं, क्योंकि हर युद्ध एक दूसरे से जुड़ा होगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल देख लीजिए। ट्रंप के खिलाफ खड़े वेनेजुएला का साथ ईरान दे रहा है, तो वहीं इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष में ट्रंप इजराइल के साथ खड़े हैं। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को नए साल में दहलाने की चेतावनी दी। कल अमेरिका में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात का एक मुख्य एजेंडा ईरान था। नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल टेस्टिंग को लेकर जानकारी दी, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान को जो चेतावनी दी वो नए साल पर एक नए युद्ध के अलार्म से कम नहीं। अब मुझे सुनने में आया है कि ईरान फिर से न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें उन्हें खत्म करना होगा। हम उन्हें खत्म कर देंगे, हम उनकी धज्जियां उड़ा देंगे। डीएनए मित्रों, आपको याद होगा अमेरिका ने 22 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके उन्हें नष्ट करने का दावा किया था। इस हमले में ईरान को जबरदस्त नुकसान हुआ, लेकिन हमले के बाद से ईरान ने अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने में पूरी जोर लगा दिया। मित्रों, अगर अमेरिका और इजराइल ने इस बार ईरान पर हमला किया तो यह जंग कितनी भीषण होगी, इसका अंदाजा आप ईरान की तैयारी से लगा सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान हर महीने, ध्यान दीजिएगा, ईरान हर महीने 300 बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है। इस हिसाब से सालाना 3600 बैलिस्टिक मिसाइलें वो बना रहा है। यह ईरान की पुरानी क्षमता से 6 गुना ज्यादा है। डीएनए मित्रों, ईरान के पास पहले से ही मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा मिसाइल्स मौजूद हैं। बताया जाता है कि ईरान के तरकश में इस वक्त 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और अब वो इतनी ही मिसाइलें हर साल बना रहा है। यही वजह है कि ट्रंप की चेतावनी पर ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि अगर किसी ने भी ईरान पर हमला किया तो जवाब जोरदार होगा और हमलावर को पछतावा भी होगा। डीएनए मित्रों, ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों ही देश शांति स्थापित करने की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, लेकिन तीनों के तेवर देखकर यही लगता है कि नए साल पर इस हिस्से में भी खतरनाक जंग के बादल अब मंडरा रहे हैं। नए साल में डीएनए मित्रों दुनिया से पुरानी चिंगारियों को भड़कते हुए नहीं देखेगी, बल्कि नए साल पर नए वॉर फ्रंट भी खुलने वाले हैं, जिनमें से एक है UAE बनाम सऊदी अरब। ये दोनों अरब देश, दो मुस्लिम देश आज आमने सामने कैसे खड़े हो गए और 2026 में इन दोनों के बीच जंग के आसार क्यों बन रहे हैं, अब हम इसे विस्तार से समझाने वाले हैं। सऊदी अरब ने बीती रात यमन के मुकल्ला पोर्ट पर बमबारी कर दी। इस हमले में कई कार्गो को तबाह कर दिया गया। दावा किया गया कि इस बंदरगाह पर सऊदी विरोधी गुटों के लिए हथियार पहुंचे थे, जिन्हें UAE का समर्थन हासिल है। सऊदी अरब का दावा है कि UAE से 2 जहाजों के जरिए STC यानी साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल विद्रोही गुट के लिए बड़ी मात्रा में हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां भेजी गई थी। सऊदी ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए हमला कर दिया। सऊदी का मानना है कि इस विद्रोही गुट को UAE समर्थन देता है और इसी वजह से उन्हें हथियार भेजता है। हालांकि UAE ने सऊदी के आरोपों को सिरे से नकार दिया, लेकिन सऊदी ने साफ कर दिया कि अगर भविष्य में ऐसी गतिविधियां की गई तो फिर अंजाम बुरा होगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या भविष्य में सऊदी अरब UAE पर सीधा हमला भी कर सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो नए साल पर युद्ध का नया मोर्चा खुल जाएगा। डीएनए मित्रों, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच
युद्ध विराम टूटने की कगार पर है। सोमाली लैंड के मुद्दे पर मुस्लिम वर्ल्ड ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दुनिया पहले ही बारूद के ढेर पर बैठी है। हर दिन एक नया मोर्चा खुल रहा है। और तो और जो लोग शांति दूत बनने का दावा करते हैं वो खुद कहीं ना कहीं युद्ध की चिंगारी को हवा दे रहे हैं। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नया साल युद्ध काल होने वाला है। लेकिन यहां इटली के महान दार्शनिक निकोली मैकियावेली की कही एक बात याद रखनी चाहिए। आप जब चाहें जंग की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसका अंत आपके बस में नहीं। साल 2026 पर एक तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं तो दूसरी तरफ दुनिया के दो देश तख्ता पलट जैसे हालात पैदा होने के कगार पर हैं। ये दो देश हैं ईरान और बांग्लादेश। अब हम तख्ता पलट की इसी आशंका का विश्लेषण करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ईरान की, जहां अचानक कट्टरपंथी शासन के खिलाफ जनता का विद्रोह सुलग उठा है। इस बगावत को समझने के लिए आपको ईरान से आ रही तस्वीरों को बेहद गौर से देखना चाहिए। डीएनए मित्रों, ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर उत्तरी ईरान के इस्फहान और तबरीज जैसे शहरों तक लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और अयातुल्ला खामनेई के शासन का विरोध कर रहे हैं। दक्षिण और पश्चिमी ईरान के शिराज और केरमन जैसे बड़े शहरों में भी लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। ये कहा जा सकता है कि देश के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो पूरे ईरान में शासन विरोधी आवाजें सुनाई दे रही हैं। खामनेई की सरकार और सिस्टम भी खामोश नहीं। तेहरान समेत कुछ शहरों में सरकार विरोधियों पर ताकत का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। अब हम आपको वो कारण दिखाने जा रहे हैं जिनके चलते ईरान में आवाम सड़कों पर उतरी है और तख्ता पलट जैसे हालात बनते जा रहे हैं। लेकिन पहले कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीरें आपने देखी ईरान के शहरों की है। खामनेई के खिलाफ इस व्यापक विरोध की पहली वजह अब आप समझ लीजिए, ईरान की करेंसी का तेजी से नीचे गिरना। रविवार को एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल का भाव 14.2 लाख हो गया था। यानी 14.2 लाख रियाल खर्च करने पर $1 जितनी वैल्यू मिलेगी। दूसरा बड़ा कारण है करेंसी के नीचे गिरने की वजह से लगातार ऊपर चढ़ती महंगाई। ईरान में खाद्य पदार्थों के दाम 72% तक बढ़ चुके हैं। इस वक्त राजधानी तेहरान में दूध 65,000 रियाल प्रति लीटर के भाव बिक रहा है। सोचिए, 65,000 लीटर रियाल के भाव। और ये वही ईरान है जिसकी खबर अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि हर साल 3600 बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। इन सब का हाल एक ही जैसा है। ईरान हो, पाकिस्तान हो, पैसा ये हथियार पर खर्च करते हैं, भले ही जनता भूखे मर रही है। ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सिर्फ आर्थिक कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक कोशिश भी है जिसका मकसद है कट्टरपंथी शासन को उखाड़ फेंकना। और इस कोशिश के पीछे सबसे बड़ा किरदार है ईरान के पूर्व शाह के वारिस रजा पहलवी। पिछले तकरीबन 1 साल से रजा पहलवी लगातार खामनेई विरोधी मुहिम चला रहे हैं। प्रदर्शन शुरू होने से ठीक एक दिन पहले यानी 28 दिसंबर को पहलवी ने ईरान के लोगों के नाम संदेश भेजा। अब हम आपको वही संदेश दिखाने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, इस पैगाम में पहलवी ने कहा था, ईरान के सभी लोगों को उन व्यापारियों की हड़ताल का समर्थन करना चाहिए जो सरकार के ऊंचे टैक्स के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। हमें दोबारा अपनी सड़कों पर दबदबा कायम करना होगा ताकि ईरान के वर्तमान शासन और सिस्टम को बदला जा सके। हम चाहते हैं कि ईरान की फौज भी अपने देश के लोगों का साथ दे। डीएनए मित्रों, 28 दिसंबर को पहलवी ने अपील की और तब से लेकर अब तक ईरान में विद्रोह की चिंगारियां लगातार सुलगती जा रही हैं। खामनेई को इस वक्त 2 विरोधियों से चुनौतियां मिल रही हैं। पहले हैं रजा पहलवी और दूसरा है पारंपरिक प्रतिद्वंदी इजराइल। पहलवी और इजराइल को लेकर सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प कयास चल रहा है। ये किससे जुड़े हैं? तलवारधारी शेर से। डीएनए मित्रों, जिस पहलवी राजवंश से रजा ताल्लुक रखते हैं उसके झंडे में तलवार पकड़े हुए शेर था, जिसे फारसी भाषा में शेर ओ खुर्शीद यानी द राइजिंग लाइन कहा जाता है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने तेहरान में ईरान के टॉप कमांडर्स को मारने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम भी द राइजिंग लाइन ही था। इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कहीं पहलवी को मोसाद से मदद तो नहीं मिल रही है। ईरान और मोसाद को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट की जो आशंका जताई जा रही है वो ठोस और बिल्कुल सच्ची नजर आती है। इस आशंका के पीछे सबसे बड़ी वजह है उन छात्र नेताओं के बीच मतभेद जिन्होंने शेख हसीना का तख्तापलट करके यूनुस को गद्दी पर बैठाया था। बांग्लादेश के कथित छात्र नेताओं के बीच दो फाड़ क्यों हुई, यह भी आपको ध्यान से देखना और समझना चाहिए।
डीएनए मित्रों, यूनुस सरकार का साथ देने वाले छात्रों में एक धड़ा ऐसा है जो बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार से नाराज है, जबकि दूसरा तबका ऐसा है जो यूनुस की विदेश नीति से नाराज होकर जमाते इस्लामी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। दिसंबर के महीने में 7 बड़े छात्र नेता यूनुस से दूरी बना चुके, जबकि 30 नेताओं ने नाराजगी से भरा पत्र यूनुस को भेज दिया। अगर यूनुस के कट्टरपंथ का विरोध करने वालों ने सरकार को अलविदा कहा तो यूनुस की कुर्सी जाना तय है। अगर जमाते इस्लामी के साथ गए छात्र नेताओं को चुनाव में कामयाबी मिली तब भी यूनुस की सरकार गिरनी तय है, और यूनुस के खिलाफ तो कथित छात्र नेताओं को हिंसा और हंगामा भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यूनुस को जनता का समर्थन हासिल नहीं। डीएनए मित्रों, नए साल पर बांग्लादेश में एक तरफ यूनुस की सत्ता जाना तय है तो दूसरी ओर खालिदा जिया की मौत ने यूनुस के साथ साथ आसिम मुनीर और जमाते इस्लामी यानी तीनों के ढाका वाले मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया। खालिदा जिया का निधन पाकिस्तान के लिए किस तरह झटका है, ये जानने से पहले आपको बांग्लादेश की राजनीति पर खालिदा के निधन से पड़ने वाले असर के बारे में जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, लंबी बीमारी के बाद आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। यह बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का अंत है। लंबे समय तक बांग्लादेश की राजनीति 2 महिलाओं यानी खालिदा जिया और शेख हसीना के इर्द गिर्द केंद्रित रही है। बांग्लादेश की राजनीति में इसे बैटल ऑफ बेगम का नाम भी दिया गया था, लेकिन इस बार के चुनाव में ना तो खालिदा जिया रहेंगी ना ही शेख हसीना। बेगम खालिदा जिया का निधन ऐसे समय में हुआ जब बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल अपने चरम पर है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद वहां अराजकता के हालात हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियां वहां तेज हो गई हैं। हिंदुओं और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है। पाकिस्तान इस हालात का लाभ उठाकर वहां जमात की सरकार बनाने में लगातार जुटा हुआ है। ऐसे माहौल में खालिदा जिया के निधन से वहां बीएनपी के प्रति राजनीतिक सहानुभूति की लहर जरूर पैदा होगी। इसका असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। अगर खालिदा के प्रति सहानुभूति लहर के आधार पर लोगों ने मतदान किया तो जमात को सबसे बड़ा झटका लगेगा। मौजूदा समय में जमात को बीएनपी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बताया जा रहा है, लेकिन बीएनपी को सहानुभूति वोट मिला तो उसकी जीत तय है। डीएनए मित्रों, आपको खालिदा जिया के निधन से पहले के घटनाक्रम पर भी ध्यान देना चाहिए। खालिदा जिया के निधन से केवल 4 दिन पहले उनके बेटे और राजनीतिक उत्तराधिकारी तारिक रहमान बांग्लादेश लौटे। 17 साल बाद उनकी बांग्लादेश वापसी हुई। तारिक रहमान के स्वागत में ढाका की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ जुटी। उनकी रैली में लोगों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। इससे बीएनपी की जमीनी ताकत और जन समर्थन का साफ तौर पर संकेत मिला। तारिक रहमान की वापसी ने संकेत दे दिया कि इस बार बीएनपी सत्ता की रेस में सबसे आगे है। अब चुनाव से लगभग 1.5 महीने पहले खालिदा जिया का निधन बीएनपी के पक्ष में लोगों को एकजुट करने का काम करेगा। इसकी वजह यह है कि खालिदा जिया को बांग्लादेश की राजनीति में पीड़ित यानी विक्टिम के रूप में देखा जाता था। वो लंबे समय तक जेल में रहीं। उनके निधन से बीएनपी के समर्थक भावनात्मक रूप से एकजुट हो सकते हैं। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि बांग्लादेश में 2 ही पार्टियां कैडर आधारित हैं, एक अवामी लीग और दूसरी बीएनपी। अवामी लीग चुनाव से बाहर है, जबकि जमाते इस्लामी और उसकी सहयोगी एनसीपी कैडर आधारित पार्टी नहीं है। इसका लाभ भी बीएनपी को मिल सकता है। डीएनए मित्रों, ये सच है कि भारत के साथ बीएनपी के संबंध अच्छे नहीं रहे, लेकिन यह भी सच है कि जमाते इस्लामी की तुलना में बीएनपी भारत के हितों के लिए बेहतर पार्टी है। भारत के लिए असली खतरा जमाते इस्लामी है, क्योंकि जमात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारों पर काम करती है। जमात की कट्टर विचारधारा और पाकिस्तान से पुराने संबंध उसे भारत के लिए खतरनाक बनाते हैं। यहां आपको दोनों पार्टियों की विचारधारा में अंतर के बारे में अब जानना चाहिए। बीएनपी पाकिस्तान के साथ संबंध तो चाहती है, लेकिन वो 1971 की कड़वाहट को भी नहीं भूलती है। दूसरी तरफ जमात ने 1971 के युद्ध में खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था और आज भी धर्म के आधार पर पाकिस्तान की समर्थक है। बीएनपी धर्म आधारित राजनीति का विरोध करती है, वहीं जमात की पूरी राजनीति ही कट्टरता पर आधारित है। बीएनपी की राजनीति भारत विरोधी नहीं है, लेकिन जमात पूरी तरह से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक है। डीएनए मित्रों, तारिक रहमान ने भी मुख्यधारा की राजनीति में अपनी वापसी के बाद से किसी एक देश के पक्ष में नहीं झुकने के संकेत दिए। उन्होंने बांग्लादेश फर्स्ट की राजनीति शुरू की। इसका मतलब है कि वो भारत
और पाकिस्तान दोनों के साथ संतुलन बनाकर चलना चाहते हैं। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद पाकिस्तान मौके का भरपूर फायदा उठाने की फिराक में है। पिछले 1.5 साल के दौरान पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ संबंधों को मजबूत बनाया। मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ के बीच 2 बार मुलाकात हुई। 15 साल बाद दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत हुई। 13 साल बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बांग्लादेश की यात्रा की। 50 साल बाद पहली बार पाकिस्तानी कार्गो जहाज बांग्लादेश के बंदरगाह पर पहुंचा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 27% की वृद्धि दर्ज की गई। अब पाकिस्तान का अगला कदम बांग्लादेश के चुनाव में जमात की जीत को सुनिश्चित करना था। उस्मान हादी की हत्या के जरिए वो बांग्लादेश में भारत विरोधी और जमात समर्थक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तारिक रहमान की वापसी और खालिदा जिया के निधन से उसे जरूर झटका लगा होगा। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि जमात इस्लामी बांग्लादेश में कभी भी मजबूत पार्टी नहीं रही है। जमात का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1991 के चुनाव में था, जब उसने 300 में से 18 सीटें जीती थी। 2001 के चुनाव में जमात को सिर्फ 17 सीटें मिली थी। यह उसका दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन था। 2008 के चुनाव में उसे सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इसके बाद जमात चुनाव से दूर भागती रही। पिछले 1.5 साल में यूनुस और पाकिस्तान की मेहरबानी से जमात ने खुद को मजबूत तो किया, लेकिन जमात की पाकिस्तान परस्ती से बांग्लादेश की आवाम का एक बड़ा हिस्सा नाराजगी भी जाहिर करता है। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश के मौजूदा प्रमुख मोहम्मद यूनुस को सनातन और भारत से परेशानी है। मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश कट्टरपंथ का मीटर इतना हाई है कि वहां सनातनियों का नरसंहार हो रहा है। यहां तक कि अब सनातन धर्मियों को अपने धर्म से प्रेम दिखाने पर भी टॉर्चर किया जा रहा है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या हो गई। 40 साल के नरेंद्र विश्वास को नोमान मियां ने गोली मार दी। यह हत्या भी उसी मेमन सिंह जिले में हुई जहां दीपू चंद दास की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पिछले 1 हफ्ते में कट्टरपंथियों ने तीसरे हिंदू की हत्या की है। नरेंद्र विश्वास की हत्या करने वाले अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन 22 साल के हिंदू युवक जॉय सरकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जॉय फरीदपुर जिले के अलीपुर ब्लॉक के रहने वाले हैं। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जॉय सरकार ने चोरी नहीं की थी, उन्होंने सड़क पर झगड़ा नहीं किया था, ना ही बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की तरह पत्थरबाजी की थी, और ना ही किसी का घर जलाया या किसी की हत्या की थी। सुनिए, जॉय सरकार को बांग्लादेश पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कमेंट लिख दिया था। कमेंट में उन्होंने किसी के खिलाफ अपशब्द नहीं लिखे थे। जॉय सरकार ने अपने कमेंट में लिखा था कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। सिर्फ इतना सा सत्य लिखने के आरोप में बांग्लादेश की पुलिस ने जॉय को गिरफ्तार कर लिया। डीएनए मित्रों, सोचिए, क्या मोहम्मद यूनुस की नाक के नीचे ढाका की सड़कों पर हिंसक तांडव करने वाले उपद्रवी गिरफ्तार हुए? नहीं गिरफ्तार हुए। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाने वाले गिरफ्तार हुए? नहीं गिरफ्तार हुए। फिर जॉय सरकार क्यों गिरफ्तार हुए? समझिए, उनका नाम जॉय सरकार है, वो सनातन धर्मी है, इसलिए गिरफ्तार हुए। जॉय सरकार के कमेंट के खिलाफ मोहम्मद जो अहमद शुभो ने एक शिकायत दर्ज कराई है। कहा जॉय ने ईश निंदा की है। अब आप सोचिए, इसको ईश निंदा से जोड़ दिया। एक सनातन धर्मी को गिरफ्तार करने के लिए इतनी शिकायत काफी थी। कट्टरपंथियों ने दीपू चंद दास की हत्या भी ईश निंदा के झूठे आरोप में की थी। मित्रों, ये सनातन से नफरत का प्रमाण है, ये शून्य सहिष्णुता का साक्ष्य है। क्या सनातन को सबसे पुराना धर्म बताना ईश निंदा है? डीएनए मित्रों, जॉय सरकार ने कुछ गलत नहीं लिखा था। इतिहास साक्षी है कि सनातन का इतिहास हजारों साल पुराना है। वहीं इस्लाम सन 600 के बाद आया, लेकिन यह सच मोहम्मद यूनुस के प्रिय कट्टरपंथियों को नागवार गुजरा, क्योंकि उन्हें सनातन से नफरत है, हिंदुओं से परेशानी है। इस कट्टरपंथी नफरत में बांग्लादेश में दिसंबर के महीने में अब तक 14 हिंदुओं की जान ले ली गई है। 50 से ज्यादा हिंदुओं के घरों को फूंक दिया गया है और सनातनियों की करोड़ों की संपत्ति को स्वाहा कर दिया गया है। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो धर्म देखकर हो रहा है। आकंठ नफरत में डूबे कट्टरपंथी सोच समझकर, साजिश कर सनातन को अपना निशाना बना रहे हैं। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं वो अनजाने में आपकी शक्ति बढ़ा रहे होते हैं। ये सारे सनातन विरोधी अतिवादी यही कर रहे हैं। हालांकि सनातनियों की जो शक्ति बढ़ रही है उसका असर देश की राजनीति में भी अब दिखाई दे रहा है। जो ममता बनर्जी स्वयं को धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा झंडा बरदार बताती हैं,
जिन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं, जो ममता बनर्जी दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा पंडाल में खड़ी होकर इस्लामिक गीत पर झूमती हैं, हिंदुओं को दरकिनार कर मुस्लिमों के लिए अति उदार रहने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अब मंदिर बनवा रही हैं। और सुनिए, पिछले 15 साल जिन्होंने सिर्फ एक मंदिर बनवाया, वो अब अचानक 2-2 मंदिर बनवा रही हैं। एक मंदिर की आधारशिला रख दी है, दूसरे की रखने वाली है। सवाल है कि अचानक ही ममता बनर्जी का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? अब हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे और ममता बनर्जी के मंदिर प्रेम का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन की आधारशिला रखी। कोलकाता के न्यू टाउन में यह मंदिर बन रहा है। 2 लाख वर्ग फुट में इसका भव्य परिसर होगा। मंदिर का गर्भगृह 54 मीटर ऊंचा होगा। वहीं पूरे प्रांगण में 108 भव्य प्रतिमाएं और 64 सिंह मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। एक विशाल सांस्कृतिक संग्रहालय का निर्माण भी किया जाएगा। डीएनए मित्रों, ममता बनर्जी जब दुर्गा आंगन की आधारशिला रखने पहुंची थी, तब उन्होंने भाषण दिया, जिसमें पूरा जोर इस बात पर था कि वो सच्ची धर्मनिरपेक्ष हैं, सनातन उनका धर्म है। ममता ने गिनवाया कि उन्होंने कितने हिंदू धार्मिक स्थलों का विकास किया। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप से वो बहुत आहत होती है। और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, बल्कि वो अगले महीने सिलीगुड़ी में भी महाकाल मंदिर की आधारशिला रखने वाली है। ये बंगाल का सबसे बड़ा शिव मंदिर होगा, जो 25 एकड़ में बनाया जाएगा। सबसे पहले हम आपको ममता बनर्जी का मंदिर प्रेम जो अब दिखाई दे रहा है, उसको सुनवाते हैं। जनवरी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। जमीन देख ली है, पूजा का दिन तय हो गया है, उसके लिए धनराशि भी इकट्ठा हो गई है। डीएनए मित्रों, सुना आपने, ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने राम नामी नारे से जिनको दिक्कत होती थी, जो जय श्री राम सुनकर क्रोधित हो गई थी, अब वही महाकाल का मंदिर बनवा रही हैं। मंदिर को लेकर उनका ये उदार ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। डीएनए मित्रों, राजनीति में समय, स्थान और परिस्थितियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। ममता बनर्जी के हृदय परिवर्तन को भी इस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी की पहचान उन गिने चुने नेताओं में होती है जिन्हें आप मुस्लिम तुष्टीकरण वाले पुरोधाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। डीएनए मित्रों, ममता बनर्जी ने इमामों को मासिक भत्ता देना शुरू किया था, जिसका बड़े स्तर पर विरोध हुआ था। ममता बनर्जी वो नेता हैं जिन्होंने मुहर्रम के कारण दुर्गा विसर्जन पर रोक लगा दी थी। ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने अंडरलाइन करके ये कहा था कि मुस्लिम इलाकों में रामनवमी का जुलूस नहीं जाना चाहिए। वही ममता बनर्जी अब अचानक ही चुनाव से पहले अपना मंदिर प्रेम दिखाती हैं, खुद को सनातनी बताने के लिए उदाहरण सहित व्याख्या करती हैं। तब यह जानना जरूरी है कि ममता बनर्जी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मुख्यतः इसके 3 कारण हैं। पहला यह कि ममता बनर्जी ने महाकाल मंदिर बनाने की घोषणा ऐसे समय में की जब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, यानी उन्हीं की पार्टी के विधायक बाबरी मस्जिद के नाम पर उनके वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी की तैयारी में है। पिछली बार 75% मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को मिले थे, लेकिन इस बार जिस तरह हुमायूं कबीर के बाबरी प्लान ने मुस्लिमों को गोलबंद किया है, जिस तरह बाबरी के पीछे बंगाल के मुस्लिम दौड़ रहे हैं, उससे ममता बनर्जी को लग रहा है जो एक मुश्त वोट उन्हें मिल रहा था, शायद उसमें दरार पड़ जाए। दूसरी बात यह कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपने आक्रामक हिंदुत्व के एजेंडे को पूरी शक्ति के साथ आकार दे रही है। 2019 और 2021 के चुनाव में बीजेपी के हिंदू वोट बढ़े थे। 2021 में तो बीजेपी को लगभग 38 से 40% वोट शेयर मिला था। 147 सीटें ऐसी थी जहां सिर्फ बीजेपी 7% वोट के अंतर से हारी थी। ममता बनर्जी को डर है अगर 5 से 7% और हिंदू वोटर बीजेपी के साथ चले गए और मुस्लिम वोट बढ़ गए तो टीएमसी सत्ताहीन हो जाएगी। डीएनए मित्रों, तीसरी और अहम बात यह है कि ममता बनर्जी की छवि ऐसे नेता की बन चुकी है जिसमें वो और तुष्टीकरण दोनों एक दूसरे के पर्याय जैसे लगने लगे। वो इस इमेज को तोड़ना चाहती है। वो बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व को अपने सॉफ्ट हिंदुत्व से अब काटना चाहती है। अब आप समझ सकते हैं कि उन्हें अचानक ही मंदिर निर्माण की याद क्यों आई। बीजेपी कह रही है कि एसआईआर से बंगाल में जो 58 लाख मुस्लिम वोटर कटे हैं, उनमें एक बड़ा हिस्सा उन बांग्लादेशियों का भी था जिन्हें अब वापस जाना पड़ा है। जो टीएमसी के वोटर थे इसीलिए घुसपैठिए भागे, तो ममता महाकाल के सहारे दिखाई दे रही। गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल में ही थे। उन्होंने क्या कहा, अब वो सुनिए। मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं,
और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। चुनाव के वक्त ये सब करने की परंपरा कितनी उचित है वो बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा, मगर मुद्दा यहां तक सीमित नहीं हुआ है। युवाओं की रोजगारी का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, घुसपैठ का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इंडस्ट्रीज के पलायन का मुद्दा है, गिरते जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर का मुद्दा है। ढेर सारे मुद्दे हुए, कहीं से बच नहीं सकते। डीएनए मित्रों, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि जो कुछ हो रहा है वो राजनीतिक फायदा और नुकसान के हिसाब से ही हो रहा है। पिछले 15 साल में ममता बनर्जी सेंटर टू लेफ्ट इतना जा चुकी हैं जहां से वो मुस्लिम वोट बैंक के गरज परस्त नेता के तौर पर दिखाई दे रही है। बीजेपी भी इसी को हथियार बनाकर इस बार वोट युद्ध में उन पर सियासी प्रहार कर रही है। यही कारण है कि ममता स्वयं को सनातनी बताकर महाकाल के सहारे पश्चिम बंगाल के अपने राजनीतिक किले को सुरक्षित करना चाहती हैं। डीएनए मित्रों, आस्था प्रदर्शन का विषय नहीं है, लेकिन नेता अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं और इसकी वजह है राजनीतिक लाभ। अब हम उस सनातनी आस्था का विश्लेषण करेंगे जो राजनीति से परे है। इस विश्लेषण को आप सनातनी होते भारत का विश्लेषण कह सकते हैं। भारत सदियों से सनातन का केंद्र रहा है, लेकिन पिछले कुछ साल में सनातनी आस्था का ये रंग और गाढ़ा हो रहा है। कैसे देश की युवा आबादी सनातन के रंग में रंग रही है, ये अब आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। डीएनए मित्रों, नए साल के स्वागत की तैयारी शुरू हो गई। हिल स्टेशन और टूरिस्ट प्लेस पर नए साल के स्वागत का स्वैग अब पुराना हो गया। ट्रेंड बदल चुका है। युवाओं के बीच नए साल का स्वागत धार्मिक शहर में करने का चलन बढ़ा है। जेनजी के इस बदलते ट्रेंड को समझने के लिए पहले कुछ आंकड़ों को अब समझ लेते हैं। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के प्रबंधन ने 5 जनवरी 2026 तक भक्तों से नहीं आने की अपील की है। नए साल पर यहां 12 लाख भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। बांके बिहारी के पवित्र दर्शन के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में नए साल के अवसर पर 12 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 1.5 घंटे का समय खर्च करना पड़ रहा है। केरल के सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए स्पॉट बुकिंग को प्रतिदिन 20,000 तक सीमित कर दिया गया है। डीएनए मित्रों, उत्तर से दक्षिण तक धार्मिक शहरों में अचानक से श्रद्धालुओं की संख्या कैसे बढ़ गई? ये शहर तो पहले भी थे, लेकिन पहले भीड़ हिल स्टेशन में बढ़ती थी, अब तस्वीर बदल गई है। डीएनए मित्रों, ये बदलते ट्रेंड और जेनजी की बढ़ती आस्था का प्रमाण है। क्लियर ट्रिप के आंकड़ों के मुताबिक जेनजी ट्रैवलर्स में 650% की सालाना वृद्धि हुई है। इस आंकड़े को ध्यान से सुनिएगा। और आंकड़े बताते हैं कि इनमें से ज्यादातर युवा धार्मिक स्थलों की यात्रा को प्रमुखता दे रहे हैं। एक तो जेनजी जो है उनकी यात्राओं में 650% की वृद्धि हुई, और दूसरा जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इस रिसर्च में निकल कर आया कि इनमें ज्यादातर जो जेनजी हैं वो धार्मिक यात्राओं को प्रमुखता दे रहे हैं। पिछले कुछ साल में युवाओं के बीच श्राइनकेशन यानी छुट्टी लेकर तीर्थ स्थलों की यात्रा का कॉन्सेप्ट लोकप्रिय हो रहा है। साथ ही हर बड़े अवसर पर अपने आराध्य के दर्शन का ट्रेंड भी बढ़ा है। यही ट्रेंड अब नए साल के मौके पर साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर अंदर, और इसके अलावा जो बाहर गलियों की बात करें, जो वृंदावन कुंज गली है, वहाँ पर हजारों लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और लोगों ने, खासकर जो जेनजी है, उसने ये तय किया है कि अब अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ भगवान की शरण में आकर, भगवान के चरणों में, भगवान के मुखारविंद का दर्शन करते हुए अपना नया साल मनाएंगे, ताकि उनके लिए, उनके परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए और पूरे भारत और पूरे विश्व के लिए ये साल मंगलमय हो। यानी अब जेनजी का एक बहुत बड़ा तबका पहाड़ों पर मौज मस्ती करने नहीं जा रहा है। अब सनातन के रंग बिरंगी जेनजी धार्मिक स्थलों पर योग, गंगा आरती और धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो रही है। इससे प्रमाण धार्मिक शहरों में बढ़ती आस्तिकों की संख्या है। मित्रों, अयोध्या में दिसंबर के महीने में करीब 6 करोड़ श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुंचे। नए साल के दिन अयोध्या में 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। काशी विश्वनाथ मंदिर में नए साल के अवसर पर 8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। पुरी जगन्नाथ धाम में नए साल के दिन 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। यह आंकड़ा जेनजी की सनातन में बढ़ती आस्था
और बदलते ट्रेंड की तस्दीक करते हैं। सनातनी होते जेनजी के बीच अब भजन क्लबिंग जैसे नए ट्रेंड्स दिखाई दे रहे, यानी जेनजी डीजे, लाइट्स और सात्विक माहौल में भजन गाकर अपनी आध्यात्मिकता को मॉडर्न तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और अवसर मिलते ही अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन जैसे शहरों में अपने आराध्य के दर्शन करके लाभ ले रहे हैं। मैं सबसे कहूंगी जरूर आए अयोध्या नए वर्ष भगवान के दर्शन लेके, उनकी ब्लेसिंग्स लेके शुरू करना चाहिए। हम हर साल नया साल मनाने हिल स्टेशन जाते थे, लेकिन हमने कहा इस साल अपने अयोध्या धाम जाएंगे और वहाँ पे नया साल मनाएंगे। हर किसी को नए साल पे हिल स्टेशन, गोवा ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। डीएनए मित्रों, पहले जन्मदिन जैसे अवसर पर जेनजी के युवा मंदिर पहुंचते थे, अपने इष्ट की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेते थे, लेकिन कोरोना के बाद ट्रेंड बदला। जेनजी की आस्था का मीटर उच्चतम शिखर पर पहुंच रहा है। इसलिए भारत में धार्मिक शहरों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में युवा वर्ग का हिस्सा करीब 30% तक हो गया है। जेनजी का जुड़ाव खासतौर पर तकनीक से है। सनातन में बढ़ती जेनजी की आस्था का रंग उनके सर्च में भी दिखाई दे रहा है। इंटरनेट पर युवा क्या सर्च करते हैं, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट बताती है कि युवाओं के बीच अयोध्या के जुड़ी सर्च 585% तक बढ़ी है। सोचिए, अयोध्या से जुड़ी जो सर्च है वो युवाओं में 585% तक बढ़ी है। उज्जैन से जुड़ी सर्च 359% तक बढ़ी है और बद्रीनाथ से जुड़ी सर्च 343% बढ़ी है। यानी ये अयोध्या का, बद्रीनाथ का या उज्जैन के बारे में इतने सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर। जेनजी अब सनातन आस्था स्थलों का इतिहास और उनसे जुड़े आध्यात्मिक अनुभव की तलाश कर रहे हैं। अध्यात्म को लेकर जेनजी की इस भूख का नतीजा है कि धार्मिक पर्यटन में जेनजी की हिस्सेदारी 12% तक हो रही है, जो हर साल 15% के हिसाब से बढ़ रही है। ये आंकड़े इसके प्रमाण हैं कि देश के युवा अपनी जड़ की ओर लौट रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। डीएनए मित्रों, सनातन के अनुयायी नए साल पर अपने प्रभु का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं, तो नववर्ष पर उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने भी कमर कस ली है। अब हम आपके सामने योगी फोर्स की इसी व्यापक तैयारी का विश्लेषण करने जा रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि नए साल पर अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने उपद्रव किया या उत्पात मचाया तो योगी की पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। मॉल, क्लब और बाजार जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों के लिए हर जिले में पुलिस ने क्विक रिस्पांस टीम्स गठित की हैं। इन दलों का काम जल्द से जल्द किसी इमरजेंसी या अपराध के वक्त मौके पर पहुंचना है। महिलाओं से छेड़छाड़ या बदसलूकी रोकने के लिए महिला पुलिस के खास दस्ते बनाए गए हैं, जो सिविल ड्रेस में ऐसी जगहों पर तैनात रहेंगे जहां नए साल का जश्न चल रहा होगा। पुलिस ने एआई से लैस ड्रोन भी तैनात किए हैं, ताकि किसी वारदात के वक्त उस इलाके और आरोपी की जल्द से जल्द पहचान की जा सके। सरकारी एम्बुलेंस की तादाद भी बढ़ाई गई है और बड़े शहरों में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि किसी भी बड़े आयोजन के लिए स्थानीय थाने से अनुमति लेनी होगी। कुल मिलाकर नए साल पर यूपी पुलिस के 3 लाख जवानों को तैनात किया गया है। डीएनए मित्रों, एक बहुत पुरानी और चर्चित कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। यही स्थिति चीन की है। बॉलीवुड की एक फिल्म से बीजिंग में इस वक्त खलबली मची हुई है। वहां के पावर सेंटर में एक हिंदी फिल्म को लेकर इस वक्त माथापच्ची चल रही है। फिल्म का नाम है बैटल ऑफ गलवान। यह फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, अभी सिर्फ इसका ट्रेलर आया है, लेकिन ट्रेलर देखकर ही चीन परेशान हो गया है। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी धुरंधर, जिससे पाकिस्तान और उसके वैचारिक मित्रों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, और अब पाकिस्तान के आयरन ब्रदर की धड़कन बैटल ऑफ गलवान ने बढ़ा दी है। इसलिए आज हम चीन की गलवान वाली फिल्मी परेशानी का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, आपको याद होगा 2020 में 15-16 मई की दरमियानी रात थी, जब पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के सैनिक भिड़ गए थे। 1962 युद्ध के बाद यह सबसे हिंसक टकराव था। इसमें चीन के करीब 30 से 40 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने मात्र 4 सैनिकों की मौत को स्वीकार किया। उस टकराव में भारत के 20 जवान भी शहीद हो गए थे। शहादत देने वालों में कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे। उसी घटना के इर्द गिर्द एक फिल्म बुनी गई, बैटल ऑफ गलवान। इस फिल्म के अंदर क्या है क्या नहीं है यह अभी किसी को नहीं पता, लेकिन उसका टीजर देखकर ही माओ के देश में बेचैनी बढ़ गई है। डीएनए मित्रों, चीन के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स में फिल्म को लेकर एक आर्टिकल छपा है, जिसका सारांश यह है कि बॉलीवुड की फिल्में मनोरंजन के लिए होती हैं, लेकिन वो इतिहास नहीं बदल सकती। फिल्म में गलवान संघर्ष के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है।
फिल्म में एक तरफा भारतीय कहानी दिखाई गई है। फिल्म बनाने की टाइमिंग गलत है, इससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। मित्रों, इसमें कहीं से किसी को कोई शक नहीं है कि फिल्म मनोरंजन के लिए ही बनती है। फिल्म की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर भी लिखा रहता है कि फिल्म काल्पनिक है। जो ट्रू स्टोरी बेस्ड फिल्म बनती है उसमें भी उचित मात्रा में मनोरंजक तत्व मिलाए जाते हैं ताकि दर्शकों का मनोरंजन हो। लक्षित दर्शक को देखते हुए उसकी कहानी होती है, उसके पात्र होते हैं। फिल्म देखते हुए दर्शक उसे स्वविवेक से घटनाओं से जोड़ते हैं, लेकिन चीन ने सिर्फ ट्रेलर देखकर ही उसे स्वयं से खुद जोड़ लिया, अपनी पराजय से जोड़ लिया। इस ट्रेलर में वही दिखाया गया जो गलवान में हुआ था। भारत के सैनिक चीन पर भारी पड़े और यह सच चीन ना तो तब कबूल कर पाया था और ना अब कबूल करना चाहता। डीएनए मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा है कि असत्य को सत्य से उतना भय लगता है जितना अंधकार को प्रकाश से। चीन के साथ भी वही हो रहा है। जिस सत्य को वो अफवाह की दीवार से ढकना चाहता है, वो जब फिल्म के प्रकाश से बाहर आ रहा है तो ड्रैगन को डर लग रहा है। डीएनए मित्रों, कल 31 दिसंबर यानी साल 2025 का अंतिम दिन है। कल शाम से ही लोग नए साल के जश्न में जुट जाएंगे, लेकिन अगर नए साल पर आप घर पर ही पार्टी करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कल स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े लाखों डिलीवरी पार्टनर्स यानी गिग वर्कर्स ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसकी वजह से फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी पार्टनर खाना या दूसरे सामान देने आपके घर नहीं पहुंचेंगे। अगर हड़ताल सफल रही तो इन कंपनियों के ऐप पर ऑर्डर तो धड़ाधड़ आएंगे, लेकिन सामान पहुंचाने वाला कोई नहीं होगा। डिलीवरी पार्टनर की यह हड़ताल क्यों हो रही है, ये बताने से पहले आपको जानना चाहिए कि 31 दिसंबर को हड़ताल का दिन चुनना भी काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन ज्यादातर लोग नए साल की पार्टी के लिए बाहर से खाना और दूसरे सामान मंगवाते हैं। इस तरह ये डिलीवरी पार्टनर के लिए सबसे व्यस्त दिनों में से एक है, लेकिन जिस दिन ऑर्डर का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा उसी दिन उन्होंने हड़ताल की अपील की। सर परेशानी कुछ नहीं, कभी कभी कंपनी वाला है ना कि पैसा कम देता है, लंबा फेंकता है, उल्टा फेंकता है, यही परेशानी है, इसलिए बंद किया होगा। सारा पैसा थर्ड पार्टी, मतलब सारे ऑर्डर स्विगी जो है जो थर्ड पार्टी ऐप को दे रही है। हाँ। इस वजह से हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। पैसा भी कम कर दिया है, पहले जैसे ज़्यादा पैसा देती थी अभी और कम कर दिया है। और डिस्टेंस का पैसा कम मिलता है, पैसा कम दे रहे हैं, किलोमीटर हिसाब से। पिकअप का पैसा नहीं मिलता, ड्रॉप का पैसा मिलता है। डीएनए मित्रों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के डिलीवरी पार्टनर लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें कम पैसे मिलते हैं, उनका काम ज्यादा है और सामाजिक सुरक्षा है ही नहीं। इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की मांग है कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी के बराबर आय की गारंटी मिले, दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम करने पर ओवरटाइम मिले, दुर्घटना, बीमारी और आपात स्थिति के लिए बीमा और सामाजिक सुरक्षा मिले, ग्राहक की शिकायत या छोटी देरी पर बिना सुनवाई के अकाउंट ब्लॉक ना किया जाए, साथ ही 10 मिनट डिलीवरी के मॉडल को बंद किया जाए क्योंकि इससे असुरक्षित ड्राइविंग बढ़ती है। डीएनए में आज का संदेश, यदि उद्देश्य सही हो तो भगवान भाग्य से अधिक देता है, इसलिए भाग्य से पहले अपने उद्देश्य के बारे में सोचिए। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।